हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम लोग 12th केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए या के हिंदी में मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विद्युत केमिस्ट्री होती क्या है और इसके जो सब कॉन्सेप्ट हैं उनको आप किस तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों इससे पहले दो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था और दूसरा विलयन, चैनल पर सारे वीडियो अपलोडेड हैं। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक खूबसूरत सा चैप्टर सरफेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, चैप्टर नंबर 5। वहाँ से भी आप जाके उस चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों विद्युत रसायन होता क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। रसायन का अर्थ तो पहले से भी आप जानते होंगे कि क्या होता है, रसायन, है ना। और विद्युत जो है आप इससे भी वाकिफ़ है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास रासायनिक पदार्थ हैं वह किस प्रकार से विद्युत से अंतर संबंधित होते हैं, उनके अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कहते हैं। तो एक छोटी सी परिभाषा इसकी है कि वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन तथा उनके परस्पर अंतर संबंध का अध्ययन ही वैद्युत रसायन कहलाता है। फिर से आप परिभाषा देख सकते हैं पुनः, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन तथा उनके परस्पर अंतर संबंध को अध्ययन ही क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वैद्युत रसायन दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंजिंग ऑफ electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy, and what is the relation between them, to study about that it's called electrochemistry। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक छोटी सी परिभाषा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे आपको फर्दर आगे जब हम इस चैप्टर में मूव करें तो आपको क्या हो, उन कॉन्सेप्ट पता आपको है तो आपको तकलीफ़ नहीं होने वाली है। जैसे दोस्तों विद्युत रसायन में दो तरह की हमको क्या पढ़नी है, सेल पढ़नी है। एक पढ़नी है वैद्युत रासायनिक सेल और एक है वैद्युत अपघटनीय सेल। एक है दोस्तों वैद्युत रासायनिक सेल और एक है वैद्युत अपघटनीय सेल। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दोनों सेल के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको यही बता दूं, तब इसकी परिभाषा मैं बताऊं ताकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की वैद्युत रासायनिक सेल की, तो जो हमारे घड़ी में, मोबाइल में, हाँ, जो 15 रुपये वाली मोबाइल आती थी बच्चों की, चल छैया वाली, उसमें सब में क्या होती है, यही सेल काम करती है। जो हमारी घड़ी में इस तरीके की आपको देखा होगा आपने, एक सेल लगी होती है ना, ये क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल है। मोबाइल पे बैटरी लगी होती है ना। अभी तो बैटरी दिखती नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने के मतलब अभी 2-4 साल पहले बैटरी कवर नहीं होती थी, मतलब आप खोल के निकाल सकते थे। तो आपने देखा होगा, ये सारे उदाहरण क्या हैं, वैद्युत रासायनिक सेल के।
जब इन्हीं, अच्छा कुछ तो इसमें होती हैं जो चार्जेबल होती हैं, कुछ तो नॉन चार्जेबल होती हैं। तो जब इन्हीं चार्जेबल बैटरी को हम इलेक्ट्रिक में लगा देते हैं, विद्युत में लगा देते हैं, किस में लगा देते हैं, विद्युत में लगा देते हैं, विद्युत में लगा देते हैं, तब यह वैद्युत अपघटनी सेल का कार्य करने लगती है। दैट मीन्स कि जब हमारी मोबाइल की बैटरी, हम मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो वह वैद्युत रासायनिक सेल की तरह काम कर रही है। और जब बैटरी ख़त्म हो गई और हमने उसको कहाँ कर दिया, लगा दिया, चार्ज में लगा दिया, तो वह दोस्तों हमारी वैद्युत अपघटनी सेल की बात कर रही है, या उस तरह से वह अपना प्रदर्शन कर रही है। तो आप कहेंगे ये क्या बात हो गई, तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो वैद्युत रासायनिक सेल की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब इस सेल में कुछ रिएक्शंस होंगे, है ना, इस सेल में क्या होंगे, कुछ रिएक्शन होंगे, खचड़ पचड़ होगा, कुछ रिएक्शन होंगे, और उस रिएक्शन के कारण हमें कुछ वैद्युत ऊर्जा देखने के लिए मिलने वाली है ना, हमें कुछ वैद्युत ऊर्जा देखने के लिए मिलने वाली है। जैसे हमारी बैटरी है, हमने इसको चार्ज कर दिया और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से ये हमारे बल्ब जल रहे हैं, या आप मोबाइल की बैटरी को देखो, मोबाइल की बैटरी को हमने चार्ज कर दिया और चार्ज करने के बाद उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से मोबाइल का स्क्रीन काम कर रहा है, मतलब वो लाइट इमिट कर रहा है, लाइट दिखा रहा है, मतलब वैद्युत ऊर्जा वो दे रहा है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही चीज़ें उल्टी होती हैं। इसमें वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है ना, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। मतलब इसमें, इस सेल में हमको बाहर से क्या करना पड़ेगा, बाहर से हमको विद्युत देना पड़ेगा, बाहर से हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, विद्युत देना पड़ेगा। विद्युत देने के बाद इसमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक ऊर्जा में वो क्या हो जाएगी, बदल देगी। विद्युत ऊर्जा देंगे तो वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगी। अब यूँ कहिए कि विद्युत ऊर्जा जब इसमें हम देंगे, जब बाहर से बैटरी को चार्ज करेंगे तो वह केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, और वही केमिकल एनर्जी यहाँ पर अभिक्रिया करके हमको क्या देगी, विद्युत ऊर्जा देगी। आपको पता है ऊर्जा का सिद्धांत कि ऊर्जा कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो ये सारा जो सिद्धांत है यहाँ पर वो लागू होता है। तो हमने देखा कि विद्युत रसायन में इन दो ही सेल के बारे में हमको पूरा डिटेल में स्टडी करनी है। एक है वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है वैद्युत अपघटनी सेल। इनके एग्जाम्पल में जैसे डैनियल सेल है, वोल्टी सेल है, गैल्वेनिक सेल है, ये सारे के सारे वैद्युत अपघटनी सेल के एग्जाम्पल्स हैं। और भी इनको डिटेल में समझने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स को हमको और समझने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है ना, अर्ध सेल क्या होती है ना, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। आक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, आक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है ना। आक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, आक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, अर्ध अभिक्रिया
क्या होती है, पूर्ण अभिक्रिया क्या होती है ना। सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करेंगे, अच्छे से आप समझेंगे, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा इलेक्ट्रोड होता क्या है, जब कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी विलयन में डुबोते हैं तो इस प्रकार के बने तंत्र को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर लिया जाए तो अपने पास मान लीजिए ये एक कॉपर का छड़ है और हमने क्या किया है, इस कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया है। कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कर दिया दोस्तों, डुबो दिया है। तो ये पूरा जो तंत्र बना हुआ है यही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड कहलाएगा, ठीक है। अब यह इलेक्ट्रोड या तो इस विलयन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो सकता है या तो इस विलयन के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इस विलयन के रिस्पेक्ट में या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो इस आधार पे इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके दो नाम दिए गए हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। एक को बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। तो इससे पहले जो दो सेल हम लोगों ने पढ़ा, विद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल, उसमें एक में कैथोड पॉजिटिव रहेगा तो एक में नेगेटिव रहेगा, एक में एनोड पॉजिटिव रहेगा तो दूसरे में नेगेटिव रहेगा। वो सारी चीज़ें क्या होगी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैथोड एनोड क्या होता है, किस तरीके से इनका फंक्शन होता है। बहरहाल ये इलेक्ट्रोड की बात हो गई। और इसी को दोस्तों हम लोग अर्ध सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक एक ऐसी ही दूसरी सेल के साथ हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये पूरी की पूरी ये सेल बन नहीं पाएगी। तो केवल इसको अकेले अपन क्या कहेंगे, इसको अकेले हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्ध सेल बोलेंगे। दोस्तों इसको आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, ताकि आपको आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनमें इन सब चीज़ों का अर्थ पता रहेगा। तो जब मैं बोलूँगा अर्ध सेल इलेक्ट्रोड तो वहाँ पे आप थोड़ा क्लेरिफाई हो पाएंगे। ये अर्ध सेल है, जब ऐसे ही दूसरी सेल जोड़ेंगे तो पूर्ण सेल होगी। तो ये अर्ध सेल है ना, इसमें आधी अभिक्रिया होती है, या तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी या तो अपचयन की होगी, या तो ऑक्सीकरण की होगी और या तो अपचयन की होगी। अब ये ऑक्सीकरण और अपचयन क्या बला है, क्या तकलीफ आ गया। तो क्लास 11th में आप लोगों ने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। क्लास 11th में आप लोगों ने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा होगा। तो ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि जहाँ पे आपको ऑक्सीकरण और अपचयन को अच्छे से आपको आना चाहिए। तो ऑक्सीकरण देखिए दोस्तों होता क्या है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो आप सिंपल सी एक परिभाषा याद रखिए कि किसी भी तत्व पर उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी भी तत्व पर, किसी भी तत्व पर उपस्थित आवेश, वो आंशिक भी हो तो भी चलेगा, पूर्ण आवेश या आंशिक आवेश ही उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कहलाती
है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमको अपने को क्या लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण में आप कई परिभाषाएं हैं, पर आप इतना ध्यान रखो कि जब किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं इस तत्व का ऑक्सीकरण हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। और ऑक्सीकरण को परिभाषित करने के लिए आप कई परिभाषाएं दे सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोगों को केवल इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड चीज़ों को डील करनी है। तो हम कह सकते हैं कि जब आप यूँ कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जब किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो सिंपल सी अगर हम लोग बात करें तो जैसे ये सोडियम है, इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, जिसके कारण से इसके खोपड़ी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम बोलेंगे इस सोडियम आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपल सी आप बात समझो कि जब कभी किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाने वाला है। इसके उल्टा है ना, इसके उल्टा जब कभी किसी तत्व में है ना, जब कभी किसी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ जाए, अंदर आ जाए। जैसे Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन अंदर लिया और Cl माइनस बन गया। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन अंदर लिया और क्या बन गया, Cl माइनस बन गया। तो ये हो जाएगा अपचयन, ये हो जाएगा अपचयन। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो सिंपल सा बोलेंगे, जब कभी भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। आई रिपीट वंस अगेन, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। और यहाँ पर क्या था, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या बाहर निकाल देता है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या ये सिंपल बात आपको समझ में आ गई। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझना था जो आगे अपने को हेल्प करने वाला है, दैट इज द ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसकी परिभाषा मैंने पहले ही लिख दी थी कि किसी तत्व पर उपस्थित पूर्ण या आंशिक आवेश ही उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये तत्व अकेला है, इस पर इस वक्त कोई भी आवेश नहीं है, क्योंकि आंशिक आवेश तभी आएगा जब वो तत्व दूसरे से जुड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0। लेकिन यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है, क्योंकि यहाँ पर +1 चार्ज दिख रहा है और यहाँ पर -1 चार्ज दिख रहा है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन ये किसी से जुड़े होंगे, जैसे NaCl से, तो इस पर माइनस रहेगा, इस पर प्लस, तो इस पर +1 होगा और इस पर -1 होगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि मतलब कह सकते हैं किसी तत्व पे जितना आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपने सीखा होगा क्लास 11th में, नहीं सीखा होगा तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी आपको बातें बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग निकालते हैं। जैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जिनको अपने को क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे पहला है मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है,
शून्य होती है। मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। इसका मतलब कोई भी तत्व हो, चाहे सोडियम हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे आयरन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, वो किसी से नहीं जुड़ा हुआ, फ्री स्टेट में है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? वो 0 होगी। अब इसी में हम ये भी जोड़ सकते हैं कि कोई भी हमारा यौगिक हो, कोई भी अणु हो, उसकी भी ऑक्सीकरण संख्या, टोटल ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 ही होने वाली है। जैसे अगर हम टोटल H2O की बात करें तो H2O की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि इसके ऑक्सीकरण संख्या का योग हमेशा क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ठीक है। या हमने H2SO4 की बात किया तो H2SO4 के टोटल इन सारे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के जोड़ा जाए तो क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। मतलब कि किसी भी यौगिक में या अणु में उपस्थित सारे ऑक्सीकरण, मतलब सारे तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का योग क्या होता है? 0 होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। दूसरी बात रखना है कि मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। और उसी तरीके से आवेशित होने पर आवेश ही अणु या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है। तो क्या है इसमें? आवेशित होने पर आवेश ही अणु या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने कहा था अभी Na+। Na+ मतलब यहाँ पर आप देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। O पर 2 माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -2 है। Mg पर 2 प्लस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। ठीक है। SO4 पर डबल माइनस है तो इस पूरे की ऑक्सीकरण संख्या क्या लेंगे? -2 लेंगे। KMnO4 है सिंगल माइनस, तो इस पूरे की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। मतलब जो भी आवेश आपको दिखेगा वो प्लस में रहेगा, जितनी मात्रा रहेगी वो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, माइनस में रहेगा तो वो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तो आवेशित होने पर अणु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? जितना आवेश रहेगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या देखने के लिए मिलेंगी। और कुछ बात याद रखना है, जैसे हाइड्रोजन की, है ना, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होती है दोस्तों? +1 होती है। हमेशा क्या होती है? +1 होती है। परंतु यदि हाइड्रोजन क्षारीय धातु से जुड़ा हो, है ना, क्षारीय धातु से, जैसे सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये जो आपका है ना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद आपका रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके से जुड़ा होगा यदि हाइड्रोजन, तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? माइनस होगी, यदि इनके साथ जुड़ा हुआ है तो। ठीक है। वैसे तो क्या होगी? हमेशा +1 होगी, लेकिन इनके साथ जुड़ा होगा तो -1 देखने के लिए मिलने वाली है। अगला पॉइंट इसी को लेके लेते हैं कि जो क्षारीय धातुएं हैं, जो क्षारीय धातुएं हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है। क्षारीय धातुओं में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या है? क्षारीय धातुएं हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है? +1 होती है। इसके बाद अगर हम बात करें क्षारीय मृदा धातु की, क्षारीय मृदा धातु में जो है क्या है आपकी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हमारी हमेशा +2 की ऑक्सीकरण संख्या में होती हैं। ये हमेशा और हमेशा +2 की ऑक्सीकरण संख्या में होती हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है दोस्तों? -2 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है? -2 होती है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने को पता ही है ना, कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पॉइंट नंबर 6 हमेशा -2 होती है।
लेकिन सम टाइम इट विल बी एक्सेप्शनल। कब हो जाता है? जब यह पर ऑक्साइड बनाता है, जब यह क्या बनाता है? पर ऑक्साइड बनाता है, जैसे Na2O2, H2O2, है ना, BaO2। जब ये पर ऑक्साइड बनाता है तो उस केस में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है दोस्तों? -1 हो जाती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। सुपर ऑक्साइड बनाता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है? +1 हो जाती है। और उसी तरह से OF2 में एक ऐसा केस है, एक स्पेशल केस आप कह सकते हैं। OF2 एक स्पेशल केस है जहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। जहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है दोस्तों? +2 होती है। +2 देखने के लिए अपने को मिलने वाली है यहाँ पे OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की। अब अगले पॉइंट की बात करें तो सभी जो हेलोजेंस हैं, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इनको छोड़ के वैसे तो सभी की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। सभी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी दोस्तों? -1 होगी। लेकिन फ्लोरीन को छोड़ के यदि ये सारे लोग ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1, +2, +3 हो सकती है, मतलब प्लस में होगी। अब यूँ कहो, मतलब जितने ये लोग संख्या में रहेंगे उतना प्लस होगा। तो कह सकते हैं कि सभी हेलोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, परंतु फ्लोरीन को छोड़ के जब दूसरा हेलोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या किस में आ जाती है दोस्तों? प्लस में देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब अगर ऑक्सीकरण संख्या मैं आपको दूं और बोलूं कि आप ऑक्सीकरण संख्या निकालो किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का, तो ध्यान रखना है कभी भी ऑक्सीकरण संख्या पूरे यौगिक की नहीं होती है, एक सिंगल तत्व की होती है, एक सिंगल तत्व की होती है। जैसे मैं आप बोलूं CH4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो मैंने बताया था हाइड्रोजन, इससे पहले आप वीडियो में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जब केवल क्षारीय धातु से जुड़ा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, अदरवाइज हमेशा क्या होती है? +1 होती है। और इन पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या जोड़ने से कितना मिलने वाला है? 0। तो इसका निकालना है दोस्तों, तो इसको x मान सकते हैं, प्लस, है ना, टोटल जोड़ के 0 आना है तो 0 रख देंगे, प्लस इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1, 4 बार है तो 4 हो जाएगी, बराबर 0 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब ये x = क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे देखिए तो -4। तो आप कह सकते हैं कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर -4 है। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या है? -4 है। हालांकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बराबर होते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो दूसरा ऑक्सीकरण संख्या निकालें, जैसे NaCl में मैं आपको सोडियम का बोलूँ तो आपको पता है Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, इसके बराबर 0, तो ये प्लस अंदर आ जाएगा तो -x बराबर क्या आ जाएगा? +1। मतलब यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी? +1 आएगी। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि आप H2SO4 में X की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। H2SO4 में X की ऑक्सीकरण संख्या निकालो तो हम लोग क्या करेंगे? H2 है, H2 मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी, प्लस इसकी निकालनी है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, एक ऑक्सीजन की हमेशा -2, है ना, इंस्पाइट ऑफ कि वह जो है कहाँ किसी भी हेलोजन से ना जुड़ा हो, ये हमको ध्यान रखना है। तो -2 गुणे 4 बार है 4, टोटल के बराबर क्या होगा? हमेशा 0 रखेंगे जब तक इसके ऊपर कोई माइनस या प्लस चार्ज नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 + x - 8 = 0। यहाँ पर -6 बचेगा और x बराबर क्या आ जाएगा? 6। मतलब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी? +6 आएगी। इस तरीके से हम कहूँ कि NO3 में n का निकालिए, तो अभी आप क्या कर सकते हैं? जो सारे नियम बताएं उनको एक बार देख के अब इसको मुंहज़बानी बता सकते हैं। ये -6 हो जाएगा तीनों का, पोटेशियम है क्षारीय धातु +1, -6 में ये बचा क्या है?
-5 बचा और -5 उधर जाएगा, मतलब 0 के साइड में, तो क्या आ जाएगा +5। मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी, +5 आ जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, +5 आ जाना है। ऐसे मैं कहूँ CO3 में निकालना है तो -6 इसका +2, तो ये +4 आ जाएगा। -6 +2 ये +4 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होगी तो 3 है तो -6 हो जाएगी, +2 घट जाएगा -4 और उधर जाएगा तो +4। तो इस तरीके से किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या कर सकते हो दोस्तों, हम लोग निकाल सकते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ जाएगा तो विद्युत रसायन के चैप्टर में आगे और सारी चीज़ें हम लोग जब बात करेंगे, ऑक्सीकारक, अपचायक की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या आ जाएगा, अच्छे से बात समझ में आने वाली है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीकरण संख्या आपको किसी की निकालनी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। जैसे KMnO4 H2P2O4 में इसका निकालना है, K2Cr2O7 में इसका निकालना है ना, KNO3 में आपको इसका निकालना है, CO2 में इसका निकालना है, BeCl2 में इसका निकालना है। तो इतने सारे ऑक्सीकरण संख्या आप लोग क्या करिए, निकालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो हमारी वैद्युत रासायनिक सेल होती है वो काम करती है, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे डीएनए सेल का एग्जाम्पल होता है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।